ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NH2NP3। सो जब हम लोग ग्रुप 15 कर रहे हैं तो ग्रुप 15 की जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2NP3। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमने कल किया था कि दो चीजें हो सकती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो वो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले या वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने डिफिकल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने भी बहुत इजी नहीं है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो ये वाला ग्रुप बनाता है दैट इज गोइंग टू बी कोवलेंट कंपाउंड्स। बॉन्डिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी कोवलेंट। बहुत ही कम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो नाइट्रोजन -3 बना रहा है, फास्फोरस भी -3 बना रहा है। अब ये दोनों क्यों लेते हैं -3 या होती है इनके पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इनका साइज छोटा है, सो दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो तब भी अगर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है तो ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है विद हाईली पॉजिटिव मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम के साथ नाइट्राइड्स बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ भी नाइट्राइड्स बना रहा है। सिमिलरली फॉस्फोरस भी करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन क्योंकि फॉस्फोरस का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, so that's not very common. So it forms compounds in the -3 oxidation state with highly electropositive elements. Okay, -2 oxidation state भी show करता है as in the case of NH2 which is known as hydrazine. Which is known as hydrazine. मोर कॉमन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +5 एंड +3। अब यहाँ पे वेदर इट इज +5 और वेदर इट इज +3 द बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी कोवलेंट ओनली। +5 मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे प्लस इज नॉट सिग्निफाइंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज सिग्निफाइंग द कोवलेंसी, कि उसकी जो कोवलेंसी है वो +5 हो सकती है या +3। अब इसमें 2 क्वेश्चंस करे थे हमने। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वो ज्यादा कॉमन होती रहती है। बिस्मथ हमने करा था कि बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ एक कंपाउंड बनाता है विच इज 5 BiF5, राइट। वो भी क्यों? बिकॉज क्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो बिस्मथ सिर्फ +5 इसमें बनाता है, बाकी बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू +5 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन हमने कल किया था कि नाइट्रोजन जो है इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते। जब हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p3, है ना। सो 2s2 2p3 का मतलब क्या हुआ कि 2 के पास तो d है ही नहीं, इट डज नॉट हैव d, तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट नहीं होता है टू द हायर एक्साइटेड स्टेट में, अनपेयर नहीं होगा ये, और अगर अनपेयर नहीं होता तो ये 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम कोवलेंसी जो है नाइट्रोजन की वो +4 है। वो भी क्यों हो रही है? बिकॉज नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3 तो इसकी वजह से हो गया ना जो 2p3 है, और ये जो 2 है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में क्योंकि ये शेयर्ड पेयर है, और शेयर्ड पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। सो इस शेयर्ड पेयर को ये क्या करेगा? सिर्फ डोनेट कर देता है, डोनेटिंग फॉर ओनली शेयरिंग, नॉट डोनेटिंग फॉर आयनिक बॉन्ड, सिर्फ शेयर करने के लिए। तो इस बॉन्ड को हम क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दैट इज व्हाई इसकी जो मैक्सिमम कोवलेंसी है दैट इज गोइंग टू बी +4। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गए। The next topic which we are going to do today that is chemical properties and trends in chemical reacting। अगर तुम नोट्स खोल के बैठोगे ज्यादा समझ में आएगा because उसमें सब कुछ लिखा है, everything has been written। The next topic is
chemical properties and trends in chemical reactivity. Trends in chemical reactivity. Now we know that जो first member है इस family का, that is nitrogen with the electronic configuration of helium 2s2 2p3, right? अब नाइट्रोजन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या आप बोल सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज है जो इस नाइट्रोजन को बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे अलग करती है, और इसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज anomalous behavior of nitrogen. The anomalous behavior of nitrogen is due to the following reasons. The first reason जो कि दिया जाता है, that is smallest size. इस smallest size की वजह से ऑलरेडी हम कर चुके कि इसके पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि बाकी मेंबर्स के पास नहीं है, ठीक है? देन नंबर 2, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द फैमिली. थर्ड, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड फोर्थ, एब्सेंस ऑफ vacant d. अब एनोमलस बिहेवियर का रीजन ये है, पर क्या क्या एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन एग्जिबिट करता है? द फर्स्ट वन इज दैट नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एंड एग्जिस्ट एज अ diatomic molecule. ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना रहा है? द ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू p-pi bonding, p-pi bonding which is absent in other elements. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर स्टेट में वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बना रहा है ड्यू टू p-pi बॉन्डिंग जो बाकी सब में नहीं होती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2p3 है. अब ये इलेक्ट्रॉन आगे d में नहीं जा सकता, तो इसका मतलब कि ये वाला जो p है ये पाई बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है. s तो पाई बॉन्ड नहीं बनाता है ना, पाई बॉन्ड कौन बनाता है? p बनाता है. सो ये p-pi बॉन्डिंग करके नाइट्रोजन में देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड. ठीक, नेक्स्ट, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई. तीन बॉन्ड्स तोड़ने हैं, इसलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें होती है दैट इज वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 942 kilojoules per mole. Right? Now, as a result of this, nitrogen behaves as an inert gas. So, nitrogen को बहुत सारी chemical reactions में एक inert atmosphere देने के काम लाया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चिप्स है, चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो फ्लफी होते हैं ना, तो वो फ्लफी क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फ्लश किया गया है. अब वो नाइट्रोजन क्या करता है, जो ऑयल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है. तो जब उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑयल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो जो गंदी सी रैंसिड स्मेल आ जाती है ना ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल की वजह से, वो नहीं आती. ओके, सो व्हेनेवर आप चिप्स के पैकेट खरीदोगे तो प्रेफर करो कि जो फुली पंप्ड है वो वाले पैकेट्स ही खरीदो. दूसरे वाले पैकेट्स जो होते हैं वो स्टेल हो जाते हैं. राइट? देन थर्ड, nitrogen does not form
p-pi bonding. Does not form p-pi bonding due to absence of vacant d orbitals. ठीक है? Then next, it does not show the property of catenation, because इसका जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है that is very weak. तो इसलिए नाइट्रोजन में कैटिनेशन पॉसिबल नहीं है. अब इसी तरह से अगर हम फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में ये डिफरेंसेस देख लेंगे, तो हमने एक जनरल सा डिफरेंस दिया है बिटवीन ऑल द मेंबर्स एंड नाइट्रोजन. क्वेश्चंस इस पे बेस्ड रहते हैं आपके. डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. द फर्स्ट डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी डन कि नाइट्रोजन फॉर्म्स multiple bonding due to p-pi bonding, which phosphorus does not form. There is multiple bonding between nitrogen which phosphorus does not form. ठीक है? Number 2, phosphorus shows the property of catenation to a certain extent and exists as P4, a tetraatomic molecule. Tetraatomic molecule having a tetrahedral structure. Having a tetrahedral structure. ठीक है? Number 3, phosphorus is more reactive. अब रिएक्टिविटी इसकी क्यों है? बिकॉज फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ना इजी है. नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई है, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है. देन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस whereas P4 exists as a solid. P4 exists as a solid. ठीक है? अब इसका क्या रीजन आएगा? बिकॉज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो वीकर होते हैं. ठीक है? सो जब वो वीक होंगे पाई बॉन्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच नाइट्रोजन दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ गैस. ठीक है? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है. सो अगर नोट्स देखोगे तो उसमें 4 क्वेश्चन इस सेक्शन के दिए हुए हैं आपको. 4 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन. कौन कौन से? द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इज व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट. सो नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 942 kilojoules per mole. सेकेंड पेज. ठीक है? Why nitrogen is inert? पहला क्वेश्चन तो दिया ना कि anomalous behavior of nitrogen is due to what? सेकेंड क्वेश्चन दिया है why nitrogen is inert. थर्ड क्वेश्चन दिया है why nitrogen exists as a diatomic gas and phosphorus exists as a tetraatomic solid. तो उसके लिए भी हमने आंसर दे दिया कि नाइट्रोजन में p-pi बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो 2 एटम्स की कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है. whereas फॉस्फोरस में p-pi बॉन्डिंग नहीं होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कैटेनेशन होती है, इसलिए वो p4 की तरह एग्जिस्ट करता है. ठीक है? सो देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 टुवर्ड्स हाइड्रोजन.
reactivity towards hydrogen, formation of hydrides, अब जो ये वाला ग्रुप है ये हाइड्राइड्स बनाता है ऑफ द टाइप EH3, right? So the first one which we are going to have NH3, which is known as ammonia, PH3, which is known as phosphine, ASH3, arsenic hydride, SBH3 and BiH3. ओके, अब सबके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है when it is forming this kind of compounds, right? Now इस पे जो नेम्स अलग-अलग है वो पता चल गए, NH3 which is known as ammonia and PH3 which is known as phosphine. Prepare जब हम इसे करते हैं, it is a very simple preparation. हम जैसे अमोनिया हमको प्रिपेयर करना है तो हम नाइट्राइड्स ले लेंगे, और वाटर के साथ उसको रिएक्ट करते हैं टू गिव अमोनिया। सिमिलरली अगर फॉस्फाइड्स ले लें, so we will get calcium hydroxide and phosphine. ठीक है, so this is simple method of preparation. पर अमोनिया के लिए एक स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है which is known as the Haber's process. According to the Haber's process, अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं in presence of ferrous and या आयरन लिखो, फेरस नहीं, आयरन as a catalyst and molybdenum as a promoter, it gives ammonia. The reaction is exothermic. Delta H in this case is negative. तो क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है, सो कंडीशन क्या रहेगी इसमें? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज Haber's process. Now when we are going on to the structure of this, it follows a simple structure with sp3 hybridization in all. जैसे हम अमोनिया का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, राइट? अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें the central atom has sp3 hybridization, और जो इसका स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज pyramidal structure, right? sp3 hybridization with pyramidal structure. Now जब हम लोग characteristics करते हैं हाइड्राइड्स की, तो ये भी आपके नोट्स में देखो, वन बाय वन सारे एक्सप्लेन किए हुए. characteristics of hydrides. The first characteristic, that is the bond angle. bond angle ही दिया है, बेसिक स्ट्रेंथ दिया है, तो उससे पहले आप बॉन्ड एंगल देखो. जब बॉन्ड एंगल देखते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? दिस इज द बॉन्ड एंगल, राइट? तो हम बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप. सो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, it is 107.5 degrees.
फिर PH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, इट गोज टू 93.6। फिर उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड का 91.8, so the bond angle that will keep on decreasing। आर्सेनिक के बाद आ गया एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। Now why this is happening? क्यों bond angle डिक्रीज हो रहा है? इट इज बिकॉज जो सेंट्रल एटम है उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, आर्सेनिक का उससे बड़ा, एंड सो ऑन। जब ये साइज बड़ा हो रहा है सेंटर का, तो ये क्या करता है कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, अब जगह ज्यादा हो गई ना, सर्कमफ्रेंस ये वाला ज्यादा हो गया। VSEPR थ्योरी बोलती है कि वही स्टेबल होगा जिसमें रिपल्शंस मिनिमम होंगी। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, तो ये इसको पुश कर देता है। जब ये सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा तो ये पास आ जाएंगे, ताकि रिपल्शंस बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो है वो कम हो जाए। तो जब ये पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल को क्या होगा? इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, सो आंसर हम इसमें क्या लिखते हैं? दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेंट्रल एटम एंड decrease in electronegativity, which results in shifting of the position of bond pair more and more away from the central atom, more and more away from the central atom, shifting of the bond pair more and more away from the central atom. Second, basic character. Basic character क्यों है? ये सारे के सारे जो है they all behave as Lewis bases due to presence of the lone pair of electrons. So ये अपने lone pair of electrons donate करते हैं, as a result of which Lewis bases की तरह ये behave करते हैं। जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। सो अमोनिया जो है दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक, फिर उसके बाद EH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद एंड BiH3, राइट? सो बेसिक कैरेक्टर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब इसका क्या रीजन हम दे सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जितने इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक है ना। जितने इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करता है उतना ज्यादा बेसिक होता है। अब नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने से पोर्शन में घूमते रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। तो इतने से पोर्शन में अगर घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है। जब सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया, लेट्स से ये नाइट्रोजन का साइज है और ये फास्फोरस का साइज है, ठीक है। हाइड्रोजन्स उसी तरह से पड़े हैं दोनों में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है ना। अब यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए इतनी सी जगह है सिर्फ, बस। इससे ज्यादा जाएंगे तो ये इसको धक्का मारेगा, इससे ज्यादा जाएंगे तो ये इसको धक्का मारेगा। व्हेयरएज यहां पे जब हम जा रहे हैं तो इनके पास ये जगह बढ़ जाती है, ओके। अब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो फास्फोरस इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर जो है फॉस्फीन का कम है और अमोनिया का ज्यादा है। अब आर्सेनिक में जब चलेंगे तो आर्सेनिक का सर्कमफ्रेंस और बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द रीजन हैज बीन गिवन इन योर नोट्स।
so there is no need to dictate. Clear हो गया? Then the third is thermal stability. Thermal stability का मतलब क्या होता है? Thermal stability means कि कितनी easily या कितनी difficulty से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं. That is what thermal stability is. So when we are looking at the third point, that is thermal stability, तो thermal stability decrease करती जाती है कि increase करेगी down the group? It will keep on decreasing down the group. So अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फॉस्फीन, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मथ. अब अगेन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ रहा है. एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और उसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा. तो जब बिस्मथ में जाते हैं हम, तो बिस्मथ में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी. तो इसलिए बॉन्ड ब्रेक करना बिटवीन बिस्मथ एंड हाइड्रोजन दैट इज गोइंग टू बी इजीएस्ट. तो इसलिए बिस्मथ इज लीस्ट स्टेबल और अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, बॉन्ड लेंथ भी सबसे छोटी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो इसको ब्रेक करना बिकम्स मोस्ट डिफिकल्ट. देयरफॉर दिस इज व्हाट अमोनिया इज व्हाट मोस्ट स्टेबल. अब थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है? रिड्यूसिंग नेचर मींस कितनी इजीली हाइड्रोजन वो देता है. एंड वी से दैट reducing nature या reducing character is inversely proportional to thermal stability. Okay, so bismuth hydride सबसे कम thermally stable है, वो हाइड्रोजन easily दे देगा और reducing character वही होता है जो हाइड्रोजन lose करे. Therefore bismuth hydride is the most reducing. तो opposite trend follow करता है इसमें. NH3 सबसे कम, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. तो सबसे ज्यादा reducing कौन सा हुआ? BiH3. Then the next characteristic is boiling points. Boiling points हमने कल पढ़ा था कि boiling points generally size के साथ increase होते हैं. जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएंगे और वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे. पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या रहती है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन फॉस्फीन, और उसके बाद विद द जनरल ट्रेंड boiling points भी increase होते रहते हैं. Okay, now the question over here comes कि अमोनिया के पास या अमोनिया का boiling point क्यों सबसे ज्यादा है? That is due to formation of hydrogen bonding. अमोनिया forms hydrogen bonds. जैसे हमने कल किया था कि एक सैंपल में सिर्फ एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं या बहुत सारे इसमें in this case molecules होते हैं. तो जब बहुत सारे molecules होंगे तो एक molecule दूसरे molecule के साथ bond बनाएगा. हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हाइड्रोजन उसके साथ मतलब अगर ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है हमारे पास तो दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है. सो दैट इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमोनिया एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल. तो क्योंकि वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स उसके होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज द रीजन. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, द रीजन इज बिकॉज अमोनिया हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Has a tendency to form hydrogen bonds, right? Similarly, यही चीज explain करती है next characteristic, which is solubility.
solubility. अमोनिया जो है वो soluble है वाटर के अंदर. Why? Because it forms hydrogen bonds with water. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते रहेंगे वैसे वैसे solubility कम हो जाती है. इनफैक्ट सिर्फ अमोनिया ही आई थिंक soluble है इसमें. PH3 जो है उसकी solubility बहुत कम है. So NH3 is soluble as it forms hydrogen bonds with water. ठीक है? Have you understood? So this is the first compounds, that is hydrides, formation of hydrides. Next, reactivity towards oxygen, formation of oxides. Formation of oxides. अब जब oxides बनाते हैं तो generally दो तरह के oxides बनते हैं इसमें. One which is trioxides, E2O3, and the other one is pentoxides, E2O5. Okay, nitrogen maximum number of oxides बनाता है. Maximum number of oxides बनाता है starting from oxidation state of +1 to oxidation state of +5. पर अभी हमने पढ़ा कि वो तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, यही पढ़ा था ना हमने. तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि वो +1 से +5 स्टेट में सारे ऑक्साइड्स बनाता है स्टार्टिंग फ्रॉम N2O nitrous oxide which is known as laughing gas, +1 oxidation state over here. NO +2 oxidation state. N2O3 +3 oxidation state. N2O4 which is a dimer of NO2 +4 oxidation state. N2O5. राइट? अब रीजन इसके बिहाइंड क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 2s2 2p4 3 क्यों? ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप है, 2s2 2p4. नाइट्रोजन की है, ठीक है. अब इसके पास भी p में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी p में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इजीली दोनों p पाई बॉन्डिंग करते हैं. सो देयर आर मल्टीपल बॉन्डिंग्स प्रेजेंट या मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट ड्यू टू p पाई बॉन्डिंग, ड्यू टू p पाई बॉन्डिंग. सो देयरफॉर नाइट्रोजन सारे इसमें ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम +1 to +5 सब बनाता है. फॉस्फोरस जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, दिस इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +4, +5. फॉस्फोरस p पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, वो p पाई बॉन्डिंग बनाता है. इसलिए फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में as P4O6, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में as P4O8 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में as P4O5. ठीक है. उसी तरह से आर्सेनिक सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, +3 and +5. और एंटीमनी में दो में ही एग्जिस्ट करेगा, और बिस्मथ भी. सो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसमें दैट इज +3 and +5 इन ऑल एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन. ओके. अब वी नो कि जब भी हम ऑक्साइड्स करते हैं तो ऑक्साइड्स में हम सबसे पहले एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का डिस्कस करते हैं. ओके. तो एक फंडा हम क्या यूज करते हैं कि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिडिक हैं, और जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिक हैं. राइट?
सो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक, तो हमने शुरू में पढ़ा था कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम यहां से यहां को ट्रैवल होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर को क्या होगा, इट विल डिक्रीज। मतलब कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं दे ऑल आर एसिडिक, फॉस्फोरस के एसिडिक, एंटीमनी और बिस्मथ के एम्फोटेरिक, बिकॉज ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। सॉरी, आर्सेनिक और एंटीमनी के क्या होंगे, एम्फोटेरिक, और बिस्मथ के वीकली बेसिक। ठीक है, सो ये दोनों ऑक्साइड्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, एसिडिक। आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक, और जो बिस्मथ के ऑक्साइड्स हैं दे आर वीकली बेसिक, बिकॉज बिस्मथ एग्जिस्ट एज अ वीक बेस। एक तो ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ऑक्साइड्स की वेरी कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इन द सेम दिस थिंग, क्या कहते हैं, एलिमेंट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दे आर मोर एसिडिक। सो अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कंसिडर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में +5 N2O5 का आ रहा है, सो N2O5 दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, ठीक है, और N2O दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। और इसमें एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी है, NO, NO is neutral oxide. Okay, so acidic character अगर हम इसमें ही देखें तो acidic character will keep on increasing with increase in oxidation number. Clear हो गया? अब इसमें कुछ ऑक्साइड जैसे मैंने ये बताया there are certain peculiar ones, जैसे इसको हम laughing gas बुलाते हैं, NO हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रल है। उसी तरह से there is one P4O10, ये जो हमने P4O5 लिखा है ये एक उसकी तरह एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर, P4O10. This behaves as a dehydrating agent. Dehydrating agent का मतलब क्या होता है कि it helps in removal of water. ठीक है, सो आज हम यहीं तक